डियर स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे स्केलेटल मसल्स के बारे में, जो एक प्रकार का मस्कुलर सिस्टम में एक तरह की सेल्स जो पाई जाती हैं मसल्स, वो एक तरह की स्केलेटल मसल्स होती हैं। क्योंकि इनका एसोसिएशन बोन से होता है, स्केलेटल सिस्टम से होता है, इसलिए हम इनको स्केलेटल मसल्स कहते हैं। ये वॉलंटरी होती हैं, स्ट्राइएटेड होती हैं, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर से प्रदर्शित करती हैं। इनमें डिस्प्ले होता है लॉन्जिट्यूडनल और क्रॉस स्ट्राइएशंस का। और ये जो मस्कुलर जो सिस्टम होता है स्केलेटल मसल्स का, ये रिस्पॉन्सिबल है हमारी वॉलंटरी मूवमेंट्स के लिए। जितना भी हम प्रोलॉन्ग स्लो सस्टेन टॉनिक कॉन्ट्रैक्शन करेंगे वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो क्योंकि इनका एसोसिएशन बोन से होता है, जिसमें कि इनोवेशन होता है सोमैटिक नर्व्स का, जो कि हमारे वॉलंटरी कंट्रोल के द्वारा निर्देशित होता है। जो ये स्केलेटल मसल्स होते हैं, इनका जो डेवलपमेंट होता है वो हमारे मीजोडर्म से होता है, एक्सेप्ट द मसल्स ऑफ द हेड, जो कि लूज मीजनकाइम से डेवलप हुई हैं वो। तो अगर हम इनके कुछ ट्रेट्स देखें, कुछ फीचर्स देखें, तो पहली बात तो कि इनका एसोसिएशन बोन से है, इसलिए हम इनको स्केलेटल मसल्स कहते हैं। अब इनका जो एसोसिएशन है बोन्स के द्वारा होता है, वो किस कड़ी के द्वारा होता है? टेंडन्स के द्वारा होता है। और ये जो टेंडन होता है वो होता है डेंसली पैक्ड वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, जो कि नॉन इलास्टिक इन नेचर होता है। ये जो फाइबर होते हैं टेंडन के, जो कि स्केलेटल मसल को बोन से जोड़ने का जो काम करते हैं, ये सराउंडेड होते हैं एरोलर टिश्यू से, जिससे कि स्ट्रेंथनिंग हो सके उस जंक्शन पॉइंट की। तो अगर हम देखें कि जो स्केलेटल मसल्स जो हैं वो सिलेंड्रिकल हैं, इलोंगेटेड है, दे आर हैविंग मल्टीपल न्यूक्लियाई, और इनकी जो औसतन जो लंबाई होती है वो वेरी करती है फ्रॉम 1 to 4 मिलीमीटर्स, और जो ब्रेड्थ होती है वो वेरी करती है 0.01 to 0.1 मिलीमीटर। और जैसा कि हमने पहले देखा था वीडियो में कि किस तरह से जो स्केलेटल मसल्स होती हैं ये सपोर्टेड होती हैं वेरियस कनेक्टिव टिश्यू से, जैसे कि इपीमाइसियम, जो कि कनेक्टिव टिश्यू कोट है, जो कि आउटर मोस्ट कवरिंग होता है स्केलेटल मसल फाइबर का। फिर इपीमाइसियम के बाद में क्या आएगा? पेरीमाइसियम आएगा, जो कि होल मसल बल्क को डिवाइड जब हम करते हैं छोटे छोटे बंडल्स में, तो क्या बनाती हैं? फेसिकुलाई। अब ये जो फेसिकुलाई होती हैं, इनके चारों तरफ जो आवरण या प्रोटेक्शन जो होता है कनेक्टिव टिश्यू का, वो बनाता है पेरीमाइसियम। और उसके बाद में ये जो फेसिकुलस होते हैं, जिसमें कि मसल फाइबर्स इनक्लोज्ड होते हैं, उनमें एक डेलिकेट एरोलर कनेक्टिव टिश्यू का एक कवच होता है, जिसको हम कहते हैं एंडोमाइसियम। तो ये जो कनेक्टिव टिश्यू जो कंटेंट होता है डिपेंड करता है कि हमारी जो प्रपोर्शन होगा कनेक्टिव टिश्यू का, वो हाईएस्ट होता है स्केलेटल मसल्स में, डिपेंड करेगा कि कौन कौन सी सेल्स के साथ में उनका एसोसिएशन है। अब जो फाइबर्स जो रिच होते हैं सार्कोप्लाज्म में, वो कैसे दिखाई देंगे? गहरे दिखाई देंगे। और जो ट्रांसपेरेंट जो सेल वॉल होती है मसल फाइबर की, उसको हम सार्कोलीमा कहते हैं। अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ की एक स्टडी देखें, जिसमें कि आप देखें कि किस तरह से अरेंजमेंट है इसका, तो हम देखते हैं कि जो सार्को जो लीमा होता है उसके अंदर मल्टीपल न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, उसमें ट्रांसवर्सली स्ट्राइटेड मायोफिब्रिल्स अरेंज होते हैं, जो कि एम्बेडेड होते हैं सार्कोप्लाज्म में। सार्कोप्लाज्म में स्पेशलाइज टाइप का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है, जिसको हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इसमें लाइट और डार्क शेड्स अर्थात लाइंस दिखाई देती हैं, जिनको हम ट्रांसवर्स स्ट्राइएशंस कहते हैं। ये जो डार्क बैंड होते हैं ये एन आइसोट्रॉपिक इन नेचर होते हैं। एन आइसोट्रॉपिक मतलब डबली रिफ्रैक्टिव। जब हम इनको पोलराइज लाइट के नीचे देखते हैं तो हमें ये एन आइसोट्रॉपिक या हेट्रोजेनस प्रकृति के दिखाई देते हैं। इनका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ये चेंज हो जाता है लाइट का, इसलिए इसको हम इन डार्क बैंड्स को हम ए बैंड या क्यू बैंड कहते हैं। तो डार्क जो बैंड है उन्हें हम ए बैंड कहेंगे। उसी तरह से जो आइसोट्रॉपिक जो बैंड है, जो लाइट बैंड है, उनको हम आई बैंड कहेंगे। अब ये जो आई बैंड होते हैं, जो कि लाइट बैंड होते हैं, उसकी जो मध्य जो पॉइंट होता है उसमें थिन डार्कली स्टेन्ड एक लाइन होती है, जिसको हम कहते हैं जेड लाइन। इस जेड लाइन को कई बार हम डॉबियस लाइन या क्रॉस मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो क्रॉस मेम्ब्रेन या डॉबियस लाइन जेड लाइन है, जो कि आई बैंड को बीच में मध्य में बाइसेक्ट करती है। जो पोर्शन जो होता है दो
पास पास निकट उपस्थित जो जेड लाइंस हैं उनका अगर हम एक मायोफिब्रिल में देखें तो वो हिस्सा बनाता है एक सार्कोमियर को। तो व्हाट इज अ सार्कोमियर? इट इज़ 2 to 3 माइक्रोन्स इन लेंथ, जो कि दो एडजेसेंट जेड लाइंस के बीच की जो दूरी होती है। अब जो ए बैंड था, जो डार्क बैंड था, उसका जो मध्य का जो हिस्सा होता है उसको हम कहते हैं विच इज़ वेरी लाइट इन कलर, जिसको हम कहते हैं एच बैंड या हेंसन लाइन। एच बैंड या हेंसन लाइन। नेक्स्ट कमिंग टू सम अदर फीचर्स ऑल्सो ऑफ स्केलेटल मसल, जैसे कि इसका जो मिड पॉइंट होता है एच और ए बैंड का, उसके बीच में एक नैरो डार्क लाइन या एम बैंड हमें दिखाई देता है, जहाँ पे कि मायोसिन फिलामेंट्स बहुत ज़्यादा थिक होते हैं। मायोसिन और एक्टिव फिलामेंट्स की जब ओवरलैपिंग होती है बाहरी क्षेत्रों में, जो कि डार्क पोर्शन होता है ए बैंड का, वो हिस्सा कहलाता है ओ बैंड। तो ओ बैंड क्या है? ए बैंड का बाहरी हिस्सा, जहाँ पे कि मायोसिन और एक्टिन जो तंतु हैं वो ओवरलैप करेंगे, और जो दोनों साइड होती हैं, उन बोथ साइड्स ऑफ जेड लाइन, क्या होगा? मिड रीजन ऑफ आई बैंड होगा। मिड जो रीजन होगा आई बैंड का, उसके बीच में एक पतली सी ट्रांसवर्स लाइन होती है, जिसको कई बार एन लाइन भी कहते हैं। तो एन लाइन किसका हिस्सा है? आई बैंड का हिस्सा है, मिड रीजन का हिस्सा है, जो कि थिन प्रकार की प्रकृति का, नेचर का है। तो ये चीज़ें जो मैंने अभी आपको बताई, तो इस चित्र में हम उसको और क्लियर देख सकते हैं कि किस प्रकार से हम एक मसल फाइबर को देखें, उसके हिस्से को जो सूक्ष्मदर्शी मायोफिब्रिल को निर्मित करते हैं, तो हम देख सकते हैं कि जो एच जो जोन है वो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे ए बैंड के बीच में, तो आपको जेड जो लाइन है, दोनों जेड के बीच में एक सार्कोमियर कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है। तो इस तरह से आप इसका अरेंजमेंट देख सकते हो। एनाटॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्केलेटल मसल फ्रॉम इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ स्टडीज़, जिसमें आप ये सारी प्रकार की जो लाइंस हैं, वेदर इट इज़ योर एच लाइन, वेदर इट इज़ योर जेड लाइन, वेदर इट इज़ योर आई बैंड, वेदर इट इज़ योर ए बैंड या एम जो लाइन है, वो किस प्रकार से इसमें स्पष्ट है। नाउ कमिंग टू द फाइन स्ट्रक्चर, कि किस तरह से मैंने अभी बताया कि आपको प्रोटीन फिलामेंट्स के बने हुए हैं। तो मायोसिन फिलामेंट और एक्टिन फिलामेंट्स के द्वारा ये बने हुए हैं। मायोसिन फिलामेंट थोड़े थिक होते हैं, 100 एंजिस्ट्रॉम्स के होते हैं, कंपेयर टू एक्टिन फिलामेंट्स जो कि आधे होते हैं इसके, 50 एंजिस्ट्रॉम्स तक इनकी थिकनेस होती है। अब ये जो मायोसिन फिलामेंट्स होते हैं, इनमें मायोसिन मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि रॉड शेप्ड या ग्लोबुलर प्रकृति के होते हैं। बीड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं मायोसिन फिलामेंट के, जिनमें कि ग्लोबुलर हेड होता है मायोसिन का, और रॉड पोर्शन एल बना हुआ होता है इसका लाइट मीरोमायोसिन का, और हेड पोर्शन होता है हैवी मीरोमायोसिन। तो ये जो मायोसिन फिलामेंट हैं जो कि ग्लोबुलर आकृति के हैं, इसका जो रॉड शेप जो पोर्शन है वो लाइट मीरोमायोसिन प्रोटीन का बना हुआ है, और जो हेड है वो हैवी मीरोमायोसिन का बना हुआ है। हर मायोसिन फिलामेंट में 6 हैवी मीरोमायोसिन हेड्स एक अरेंज होते हैं एक हेलिकल मैनर में, और इसमें हैवी जो मीरोमायोसिन का जो हेड होता है वो एक्टिन फिलामेंट के साथ में क्रॉस ब्रिज बनाता है, और इस क्रॉस ब्रिज में सबसे ज़्यादा एटीपीएज एक्टिविटी होती है, जो कि एसेंशियल होती है मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के लिए। इसीलिए कई बार इस हैवी मीरोमायोसिन को एक्टिव पॉइंट ऑफ मायोसिन मॉलिक्यूल भी कहा जाता है। जो एम जो रीजन होता है, मिड पॉइंट जो होता है मायोसिन फिलामेंट का, जिसमें कि यूनियन होता है मायोसिन मॉलिक्यूल्स का टेल टू टेल, बट यहाँ पे मायोसिन फिलामेंट्स जो होते हैं वो थिक अपेयर होते हैं, और इसमें क्या होगा कि पैरेलल अलाइनमेंट होगा, जिससे कि ये जो चीज़ है, अब जो फंक्शन की जब हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ दीज एम बैंड, तो पहली चीज़ तो कि ये पैरेलल अलाइनमेंट करके रखते हैं मायोसिन तंतु का, दूसरी तरफ ये गाइड करते हैं एक्टिन फिलामेंट्स को कॉन्ट्रैक्शन के लिए। तो इस तरह से हमने इसका जो फाइन स्ट्रक्चर देखा ऑफ द मायोसिन फिलामेंट, तो हमें ये पता चला कि ये पैरेलल स्ट्रैंड हैं, पूरी की पूरी होल लेंथ में ए बैंड में या डार्क बैंड में ये उपस्थित होते हैं। इनकी जो लंबाई होती है वो 15,000 एंजिस्ट्रॉम्स तक होती है, जो कि थिक होता है मिड लाइन से थोड़ा सा ज़्यादा। और जब हम इनको डिसोसिएशन करते हैं तो ये जो मायोसिन मॉलिक्यूल्स हैं जो कि 1500 एंजिस्ट्रॉम इन लेंथ हमें दिखाई देते हैं,
तो ये रॉड शेप ग्लोबुलर प्रोजेक्शन की तरह हमें दिखाई देते हैं। इनका जो बाहरी जो हिस्सा होता है वो बीड लाइक स्ट्रक्चर्स के रूप में होता है, जिसको हम मायोसिन फिलामेंट कहते हैं। और इनका जो प्रेजेंस जो होती है वो ग्लोबुलर हेड्स की होती है मायोसिन मॉलिक्यूल्स से। इनका जो रोड लाइक जो पोर्शन होता है उसको हम लाइट मीरोमायोसिन कहते हैं, हेड पोर्शन को हम ग्लोबुलर पोर्शन कहते हैं, हैवी मीरोमायोसिन कहते हैं। जो हैवी मीरोमायोसिन है उसके दो घटक होते हैं। उसका जो हेड पोर्शन है वो हैवी मीरोमायोसिन सब फ्रैगमेंट पहला बनाता है, और जो नेक जो होता है उसका हैवी मीरोमायोसिन सब यूनिट फ्रैगमेंट 2 बनाता है। अब ये जो हैवी मीरोमायोसिन सब फ्रैगमेंट 1 है उसमें सारे के सारे एंजाइमेटिक और एक्टिन कंबाइनिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं मायोसिन मॉलिक्यूल की। इस तरह से 400 एंजियोस्ट्रोम सेगमेंट जो मायोसिन फिलामेंट का होता है उसमें 6 हैवी मीरोमायोसिन हेड्स होते हैं जो कि क्रॉस ब्रिजेस बनाते हैं। ये जो हैवी मीरोमायोसिन जो बीड्स होते हैं उनका जो अरेंजमेंट होता है वो हेलिकल मैनर में होता है, 60 डिग्री का एंगल में होता है। और ये जो 6 ब्रिज जो कंप्लीट करते हैं एक रेवोल्यूशन को मायोसिन फिलामेंट में। इस तरह से जो हैवी जो मीरोमायोसिन जो हेड है उसका पॉइंटिंग कहाँ होगा, सेपरेट एक्टिन फिलामेंट की तरफ। अब ये क्रॉस ब्रिज करते हैं एक्टिन के साथ में अप्रॉक्सीमेटली 400 एंजियोस्ट्रोम इंटरवल्स में। हैवी जो मीरोमायोसिन है वो रिस्पॉन्सिबल होता है क्रॉस ब्रिज बनाने के लिए एक्टिन के साथ में फॉर द एटीपीएज एक्टिविटी। तो इस तरह से इसके दो इंपॉर्टेंट कार्य हो गए, पैरेलल अलाइनमेंट और गाइडिंग ऑफ द एक्टिन फिलामेंट्स। अब हम बात करें कि जो एक्टिन फिलामेंट्स होते हैं अर्थात जो थिन जो सेगमेंट्स होते हैं जिनका कि एक्सटेंशन होता है हर जेड लाइन से विद इन ए सार्कोमेयर्स टुवर्ड्स एच बैंड, तो इनकी जो लंबाई होती है लगभग 1 माइक्रोन्स तक रहती है। अगर हम इनको हाई मैग्नीफिकेशन के अंदर देखें तो हम ये देखते हैं कि एफ एक्टिन, फाइब्रस एक्टिन, बीडेड और कई बार हमें ग्लोबुलर सब यूनिट्स के रूप में दिखाई देता है। जो एफ एक्टिन है, फाइब्रस जो एक्टिन है जो कि हमें बीडेड दिख रहा है, तो कई बार हमें वो पता चलता है कि उसमें एक सब यूनिट भी है जो कि जी एक्टिन की बनी हुई है, जिसमें कि 2 स्ट्रैंड हैं जो कि एक हेलिकल रूप में प्रेजेंट हैं। और ये जो स्ट्रैंड्स हैं एक पॉलीमर बनाते हैं जी एक्टिन का। और ये जो 13 जी एक्टिन जो होते हैं वो हर एक टर्न के हेलिक्स में उपस्थित होते हैं। फिर एक्सरे स्टडीज़ और दूसरे केमिकल इन्वेस्टिगेशंस जब किए गए तब ये पता चला कि ये जो ट्रोपोमायोसिन है, जो न्यूली नोन ट्रोपोनिन है, उनका भी ओरिएंटेशन इन ग्रुप्स में होता है जो कि एक्टिन हेलिक्स में उपस्थित होते हैं। अब इस तरह से हम देखते हैं कि जो अरेंजमेंट है एक्टिन फिलामेंट्स का वो हेक्सागोनल शेप में होता है, जिसमें कि मायोसिन सेंटर में होता है। और इस तरह से हम देखते हैं कि जो थिन जो फिलामेंट्स जो एक्टिन के होते हैं वो कनेक्टेड रहते हैं एक दूसरे से लॉन्जिट्यूडली बाय मींस ऑफ स्टिल फार मोर थिनर एस फिलामेंट्स। तो इस तरह से ये एक संरचना है एक्टिन फिलामेंट्स की। और जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो उसमें एक मेम्ब्रेन लिमिटेड ट्यूब्यूल सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है। लेकिन इसमें जो डिफरेंस होता है कि इसमें इसके मेम्ब्रेन में किसी भी तरह के कोई राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये जो है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका जो एक्सटेंशन होता है वो लॉन्जिट्यूडनली होता है ए बैंड में। और ये जो सार्कोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम होता है वो कनेक्टेड रहता है बोथ लॉन्जिट्यूडनली और उसके जो टर्मिनल एंड्स होते हैं उसमें टर्मिनल सिस्टर्नी के साथ में। इस तरह से ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की संरचना होती है। अब अगर हम ये डायग्राम देखें कि किस तरह से थिक फिलामेंट्स और थिन फिलामेंट्स का एसोसिएशन है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो हाउ दीज हैवी चेन्स दे आर गेटिंग कनेक्टेड विद लाइट चेन्स, जो कि लाइट मीरोमायोसिन और हैवी मीरोमायोसिन के द्वारा निर्मित होती हैं। मायोसिन फिलामेंट्स होते हैं। दूसरी तरफ हम थिन फिलामेंट्स को देखते हैं जिनको हम एक्टिन फिलामेंट्स कहते हैं, कि किस तरह से वो एफ एक्टिन और जी एक्टिन के द्वारा एसोसिएटेड रहते हैं। अब ये जो स्केलेटल जो मसल्स होती हैं ये 2 तरह की होती हैं। एक तो हम कहते हैं रेड एंड वाइट मसल्स जो होती हैं। तो ये रेड मसल्स क्या होती हैं, जिनमें कि रेड पिगमेंट है, मायोग्लोबिन पाया जाता है ज़्यादा अमाउंट में। इनका जो मसल्स का डायमीटर होता है वो छोटा होता है, इनमें माइटोकॉन्ड्रिया की मात्रा ज़्यादा होती है और ये ज़्यादा स्टोर करते हैं ऑक्सीजन को, जो कि रिक्वायरमेंट होती है माइटोकॉन्ड्रिया की सिंथेसिस ऑफ एटीपी के लिए। दूसरी तरफ अगर हम देखें कि रेड मसल सेल्स में ज़्यादा मात्रा होगी ब्लड कैपिलरीज की,
तो रेड कलर जो है इट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मायोग्लोबिन। अब जो मायोग्लोबिन होता है वो क्या काम करेगा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन करेगा फ्रॉम ब्लड वेसल्स टू द साइट्स ऑफ ऑक्सीडेशन। तो जो मैमल्स होते हैं उनमें जो मसल फाइबर्स जो होती हैं जिनमें कि साइटोक्रोम और मोर मायोग्लोबिन जो ज़्यादा होगा तो कैसी दिखाई देंगी, लाल रंग की दिखाई देंगी। और ये जो रेड मसल फाइबर्स हैं इनमें जो न्यूक्लियाई होती है वो ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू नॉर्मल मसल फाइबर सेल्स। इनकी जो कैपेसिटी होती है ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म की, इनमें स्ट्रॉन्ग एक्टिविटी होती है क्रेब्स साइकिल की और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट एंजाइम्स की। इनमें जो फैटिक जो होता है वो लेस रैपिडली होता है किसके मुकाबले, वाइट या पेल मसल फाइबर के मुकाबले। अब हम देखें कि वाइट मसल्स क्या होती हैं। ये जो वाइट मसल्स होती हैं ये बड़ी होती हैं डायमीटर में और इनका जो अमाउंट होता है मायोग्लोबिन का वो कम होता है। इनमें लेस नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आर प्रेजेंट। नाउ दीज मसल फाइबर्स दे आर डेफिशिएंट इन मायोग्लोबिन। अब ये जो हैं स्मॉल हैं, रेगुलर हैं, दे हैव पुअर sarcoplasm in them and they also have peripheral nuclei। इसलिए ये जो white fibers हैं they have a high rate of anaerobic glycolysis with intense activity of glycolytic enzyme and phosphatases। So उस कुछ mammals में अगर हम देखें कि rabbits में हैं including also humans, birds also have red and white muscle fibers। तो मनुष्यों में भी दोनों प्रकार की हमें ये रेड और वाइट मसल्स देखने को मिलती हैं। तो इन नटशेल अगर हम देखें कि जो मसल फाइबर या सेल होती है वो किसकी बनी हुई होती है, मायोफिब्रिल्स की। अब अगर हम मायोफिब्रिल को और देखें तो मायोफिब्रिल इज मेड अप ऑफ सार्कोमियर एज ए यूनिट एंड अ सार्कोमियर हैज़ मायोफिलामेंट्स। ये जो मायोफिलामेंट्स होते हैं मायोसिन प्रकृति के भी हो सकते हैं, ट्रोपोमायोसिन भी हो सकते हैं, एक्टिन भी हो सकते हैं, ट्रोपोनिन भी हो सकते हैं, अल्फा प्रकृति के भी हो सकते हैं या एस फिलामेंट प्रकृति के भी हो सकते हैं। उनमें से जो डार्क बैंड को बनाते हैं मायोसिन तंतु वो लाइट और हैवी मीरोमायोसिन चेन के बने हुए होते हैं और एक्टिन जो फिलामेंट्स होते हैं वो एफ एक्टिन और जी एक्टिन के बने हुए होते हैं। अब कुछ हम इनके फंक्शंस की अगर हम बात करें कि स्केलेटल जो मसल्स होती हैं उनके क्या काम होते हैं, तो वी आर परफॉर्मिंग मैनी इंपॉर्टेंट फंक्शंस एसोसिएटेड विद द स्केलेटल मसल्स लाइक when we are writing, when we are typing or doing some work with our muscle that is important। उसी तरह से हमारा जो कंट्रैक्शन का जो काम होता है वो टेंडन्स के द्वारा किया जाता है, हमारा बॉडी का जो पॉस्चर है उसके द्वारा किया जाता है, हमारा बॉडी का जितना भी मूवमेंट है, हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, टिश्यूज़ हैं, उनको इंजरी से बचाने का जो काम होता है ये हमारी बॉडी के एंट्री और एग्जिट पॉइंट में इंपॉर्टेंट होते हैं। ये हमारी जो मसल्स होती हैं वो हमारे माउथ और दूसरे जो ट्रैक्ट्स के साथ में इनका एसोसिएशन होता है और साथ ही हमारे बॉडी टेम्परेचर को भी रेगुलेट करते हैं। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट क्लियरली। थैंक यू।